Assalamualaikum and welcome to Relative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Relative. अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे जो है वो रिसीव्ड हो। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा और ताकि वहाँ पे हम इसी लेक्चर्स के रिलेटेड जो MCQs है वो PDF में सेंड करते हैं ताकि स्टूडेंट की तैयारी जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके उसके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि नर्सिंग रिसर्च का एक अहम हिस्सा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजल राइटिंग गाइडलाइंस, यानी नर्सिंग रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो आपको अपने रिसर्च को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में मदद देती है और ये स्ट्रक्चर आपको अपने प्रपोजल में कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी लाने में मदद जो है वो करेगा। अब बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स की। तो एक्सप्लेन द की कंपोनेंट और चैप्टर्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रपोजल, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नर्सिंग रिसर्च प्रपोजल के जो अहम कंपोनेंट या जैसे चैप्टर कहा जाता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। तो टाइम वेस्ट किए हुए बगैर हम चलते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रपोजल राइटिंग के। बेसिकली हमारे पास प्रपोजल राइटिंग होती क्या है। पर्पस ऑफ अ प्रपोजल टू आउटलाइन द प्लान रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च प्रपोजल का असल मकसद ये होता है कि आप अपने रिसर्च के प्लान को आउटलाइन करें, मतलब कि आप किस तरह से अपने रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। ये प्रपोजल एक तरह से एक डिटेल प्लान है जो आपके रिसर्च के हर स्टेप को एक्सप्लेन करता है। ये आपके रिसर्च की डायरेक्शन, मेथड और आउटकम को क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें आप बताते हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या हुआ और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे उसके। रिसर्च प्रपोजल का एम ये भी है कि आप अपनी स्टडी का पर्पस और इम्पोर्टेंस समझें ताकि डिसीजन मेकिंग या फंडिंग बॉडीज़ को आपके रिसर्च की अहमियत समझ आए और वो इस रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग के, यानी कि नर्सिंग में रिसर्च का प्रपोजल लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनहेंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि नर्सिंग में ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि जो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो रिसर्च और डेटा पर बेस्ड होते हैं। रिसर्च प्रपोजल लिखना आपको इस प्रोसेस में मदद देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस द क्लिनिकल इश्यूज़, यानी कि प्रपोजल से क्लिनिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनका सलूशन भी ढूंढा जाता है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है नर्सेज और पेशेंट की डेली प्रैक्टिस पर। अगला हमारे पास है गाइड रिसोर्स एलोकेशन, यानी जब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को पता होता है कि आपका रिसर्च किस टॉपिक पर हो रहा है वो अपने रिसोर्स यानी कि टाइम, मनी और इक्विपमेंट को उन एरियाज़ में एलोकेट करते हैं जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स, यानी कि रिसर्च प्रपोजल में की कंपोनेंट होते हैं जिनमें हमारे पास प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस, पर्पस, मेथड्स एंड फ्रेमवर्क शामिल है। प्रॉब्लम यानी कि वो इशू जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब ये बताता है कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका हेल्थ आउटकम पर क्या इम्पेक्ट है। पर्पस यानी कि ये बताता है कि आप रिसर्च किस लिए कर रहे हैं और इसका जो मेन मकसद या गोल है वो क्या है। नेक्स्ट ये हमारे पास मेथड्स, यानी कि ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से किस मेथड पे रिसर्च करेंगे और क्या क्या टूल्स या टेक्निक जो है वो आप यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट फ्रेमवर्क, ये आपके रिसर्च को एक स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है जिसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट और रिसर्च का एनालिसिस होता है। तो अब बात करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की, यानी कि जब हम प्रपोजल राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपने रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम यानी आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई, यानी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं तो पहले ये बताएं कि आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम हेल्थ केयर में या नर्सिंग प्रैक्टिस में किसी ऐसी इशू से रिलेटेड हो सकती है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस सिग्निफिकेंस फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ केयर। आपको इस प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस समझना होगा, ये बताना होगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से नर्सिंग और हेल्थ केयर को इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशेंट सेफ्टी पर काम कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेन करना होगा कि अनसेफ प्रैक्टिसेस का पेशेंट के हेल्थ आउटकम पर क्या असर पड़ता है।
हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, अहमियत, इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी इसमें आप ये बताते हैं कि आपका स्टडी कितना ज़रूरी है और इसके रिज़ल्ट से किस तरह से हेल्थ केयर और नर्सिंग फील्ड को बेनिफिट होगा। इसके लिए आपको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और स्टैटिस्टिक जो है उसको हाईलाइट करना होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ये बताना होगा इसमें कि आप रिसर्च के फाइंडिंग का सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या असर होगा। जैसे अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल पर रिसर्च कर रहे हैं तो ये बताएं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन की वजह से कितनी मेडिकल कॉस्ट और डेथ जो है वो होती है। यूज स्टेटिस्टिक टू हाईलाइट प्रेवलेंस, कॉस्ट एंड सीवियरिटी, यानी कि स्टेटिस्टिक के इस्तेमाल करते हुए ये बताना होगा कि रिसर्च के टॉपिक की कितनी कॉमन या सीरियस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, आप ले लें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कि वो हर साल 1 लाख लोगों को इफ़ेक्ट करती है, या फिर कोई ड्रग्स जो है वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो $10 मिलियन है। तो ये हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में आता है कि उसमें हम ये बताते हैं कि रिसर्च के टॉपिक की कितनी कॉमन या सीरियस है। टू एक्सप्लेन हाउ द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी कि वो नॉलेज जो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारी स्टडी उस नॉलेज के साथ किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है उसमें क्या असर जो है वो इसका आएगा। अगला हमारे पास बात करते हैं पर्पस की। क्लियरली स्टेट द गोल ऑफ द स्टडी, यानी पर्पस में बिल्कुल ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च किस लिए कर रहे हैं। आपको अपने स्टडी का गोल मेंशन करना होगा। जैसे अगर आप पेन मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो आपका गोल ये हो सकता है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा इंटरवेंशन पेन को सबसे बेहतर कंट्रोल करता है। एड्रेस गैप्स इन दी करंट नॉलेज, और यानी कि जो करंट नॉलेज के गैप्स है उसको भी आपको एड्रेस करना होगा। मतलब कि अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में अभी तक रिसर्च की कमी है या कोई एस्पेक्ट समझ नहीं आया, तो आप कैसे उस गैप को फिल करेंगे और ये बताएंगे कि आपकी रिसर्च का आउटकम पुरानी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करेगा। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस की, कि ये हमारे पास क्या होती है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मीन डिफाइंड मेजरेबल एम्स ऑफ द स्टडी। फॉर एग्जांपल, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्स इंटरवेंशन ऑन वाई आउटकम, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और स्पेसिफिक जो है वो होने चाहिए, और ये मेजरेबल गोल होते हैं जो आप अपनी स्टडी में अचीव करना चाहते हैं। मेजरेबल का मतलब ये है कि जो अचीवेबल हो, उनको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी रिसर्च के एंड रिजल्ट को क्वान्टिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन एक्स ऑन आउटकम वाई, इसका मतलब है कि आप ये देखना चाहते हैं कि इंटरवेंशन एक्स का आउटकम वाई पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होती है जो आप रिसर्च के दौरान टेस्ट करेंगे। ये 2 टाइप्स में हमारे पास होता है। एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है, ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि इंटरवेंशन का आउटकम पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, और ये बेसिक एजम्पशन होती है जो कि आप स्टडी के स्टार्टिंग में ही करते हैं। दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड डिफरेंस और रिलेशनशिप, यानी ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि इंटरवेंशन का आउटकम पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने जो इंटरवेंशन यूज़ किया उसका आउटकम पर जो असर होगा, इम्पेक्ट होगा, वो लाजमी होगा, वो मस्ट होगा। फॉर एग्जांपल कि इंटरवेंशन एक्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउटकम वाई, जैसे कि नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है ये कि कोई एक्स जो हमारे पास इंटरवेंशन है उसका एक्स के वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो दूसरा है उसमें यह है कि इंटरवेंशन एक्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव वाई, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक इंटरवेंशन है तो वो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास वाई को वो इम्प्रूव करेगा। ये हमारे पास जस्ट एजम्पशन प्रेडिक्शन जो है वो होती है जो हम रिसर्च से पहले मतलब एज्यूम करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशंस की, कि ये हमारे पास क्या होती है। पर्पस, क्लैरिटी, वेरिएबल्स एंड टर्म फॉर द प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग, यानी ऑपरेशनल डिफिनीशन जो हमारे पास होती है इसका मकसद और पर्पस ये होता है
कि रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल्स और जो टर्म्स यूज़ हुए उसको एक्यूरेटली डिफ़ाइन किया जाए, और ये टर्म्स को इतना क्लियर करना ज़रूरी है ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जब आपके रिसर्च रिजल्ट को एनालाइज किया जाए तो उनको ये ईजिली जो है वो समझ आ सकें। फॉर एग्जांपल, इंटरवेंशन एक्स डिफाइंड एज अ 10-week एजुकेशनल प्रोग्राम, आउटकम वाई मेजर्ड यूजिंग वैलिडेटेड टूल जेड। यानी कि जो इंटरवेंशन एक्स में हम ये डिफ़ाइन किया जाता है कि 10 वीक का जो एजुकेशनल प्रोग्राम के तौर पर, मतलब कि जो इंटरवेंशन होगा उसकी जो आप है वो उसको बिल्कुल क्लियरली आपको बताना होगा। आउटकम वाई ये वैलिडेट करता है कि कौन से टूल का इस्तेमाल हुआ है जिससे डेटा जो है वो मेजर हुआ है। ऑपरेशनल डिफिनीशन से वेरिएबल को क्लियर बनाया जाता है जिससे आपके रिसर्च को एक्यूरेटली रेप्लिकेट और फिर इंटरप्रेट किया जा सके। तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर के। जो हमारे पास रेलेवेंट लिटरेचर होगा उसके हम रिव्यू जो है वो करेंगे। उसमें हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ करंट रिसर्च, यानी कि लिटरेचर रिव्यू का पहला हिस्सा होता है ओवरव्यू ऑफ करंट रिसर्च, जिसमें आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड एग्जिस्टिंग स्टडीज़ का ओवरव्यू देते हैं। इसमें आपको अपने टॉपिक के हवाले से जो अब तक रिसर्च हुई है उसका एक समराइज व्यू देना होता है। ये आपको बताता है कि किस तरह से दूसरे रिसर्चर्स ने आपको चूजन टॉपिक को एक्सप्लोर किया है और किस लेवल तक वो रिसर्च डेवलप हुई है। एम्पिरिकल लिटरेचर हमारे पास वो रिसर्च स्टडी होती है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस होती है। इसमें पास स्टडी का समरी और क्रिटिकल अप्रेजल होता है जिसमें आप उन स्टडीज़ को एनालाइज करते हैं। ये अपनी रिसर्च को कंटेक्स्ट में रखता है ताकि आपको ये समझ आए कि पहले के रिसर्चर ने किस तरह के डेटा कलेक्ट किए, किस मेथडोलॉजी का यूज़ किया और उनका आउटकम क्या था। तो इसमें हम समरी एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दी पास्ट स्टडी, यानी कि हर पास्ट स्टडी को हम समराइज़ करके आप उनके फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं। ये आपको दूसरे रिसर्च के काम से कनेक्ट करने में जो है वो हेल्प कर देता है। और क्रिटिकल अप्रेजल ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप उन स्टडीज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एवेलुएट करें। क्या उन्होंने रिसर्च मेथड को एक्यूरेटली यूज़ किया, क्या उनके फाइंडिंग रिलायबल थे, क्या उनका सैम्पल साइज जो है वो अप्रोप्रिएट था। तो ये हम क्रिटिकल अप्रेजल जब करते हैं तो हम ये चीज़ें उसमें ये क्वेश्चन जो है वो उसमें करते हैं और देखते हैं। अब है हमारे पास थ्योरेटिकल लिटरेचर। थ्योरेटिकल लिटरेचर हमारे पास वो स्टडी होती है जो किसी थ्योरी को डिफाइन और एक्सप्लोर करती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने रिसर्च कंसेप्ट को थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क में प्लेस करें और समझाएं कि कैसे वो कंसेप्ट इंटर रिलेट करते हैं। कंटेक्स्ट फॉर डिफाइनिंग एंड इंटर रिलेटिंग कंसेप्ट, यानी कि इसमें आप अपने रिसर्च के मेजर कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेन मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप पेन कॉपिंग मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट आउटकम को डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे कि उनका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है। अब अगला है हमारे पास गैप्स आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप रिसर्च एरिया में क्या गैप्स है, क्या वो एरियाज़ होते हैं जो अब तक अनएक्सप्लोर है या जो आपके रिसर्च के दौरान नई इंसाइट्स यानी कि नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये हाईलाइट करना होता है कि अब तक क्या नहीं देखा गया और आपकी स्टडी किस तरह से इन गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू फॉर्मेट, यानी कि हम इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से रिव्यू करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू के हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है हमारे पास नरेटिव फॉर्मेट, दूसरा हमारे पास होता है टेबल फॉर्मेट। तो नरेटिव और टेबल फॉर्मेट। नरेटिव फॉर्मेट, इसमें आप फाइंडिंग को डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं जिसमें आप अपने पॉइंट्स को पैराग्राफ में लिखते हैं, जबकि टेबल पॉइंट ये एक समराइज और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें आप स्टडी के की पॉइंट को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं और ये उनको क्विकली कंपेयर और एनालाइज करने में मदद करता है। समराइज मेजर स्टडीज़, यानी कि आपको मेजर स्टडी को समराइज़ करते हुए उनके फाइंडिंग को प्रेजेंट करना होता है। इसमें आप ये बता सकते हैं कि हर स्टडी का मेन पर्पस क्या था और उन्होंने क्या मेथडोलॉजी यूज़ की थी और उनका आउटकम जो है वो क्या था। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस फाइंडिंग। सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग स्टडी को कंबाइन करना और उनके रिजल्ट को एक कोहेरेंट नैरेटिव इंटीग्रेट करना। इसमें आप ग्रुप समरीज, क्रिटिक्स और रिकमेंडेशन ग्रुप समरीज और क्रिटिक जो है वो करते हैं। ग्रुप समरीज यानी सिमिलर फाइंडिंग को ग्रुप करके ओवरऑल एक पिक्चर बनाते हैं और क्रिटिक्स हर स्टडी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम हाईलाइट करते हैं। एंड देन
वी रिकमेंड इट फॉर द फर्दर स्टडी, यानी कि ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जो गैप्स है उनको कैसे फ्यूचर रिसर्च फिल कर सकता है। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारे पास प्रपोजल राइटिंग होती है उसकी फ्रेम ओवर की कि किस तरह से हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं और उसका मकसद हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले पर्पस को देखते हैं, लिंक रिसर्च प्रॉब्लम टू थ्योरी, यानी फ्रेमवर्क का मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को थ्योरी के साथ लिंक करें। ये फ्रेमवर्क आपको अपने रिसर्च को एक स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ कंडक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है यूज़ मिडल रेंज थ्योरीज फॉर क्वान्टिटेटिव स्टडीज़, यानी कि जब क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है तब यूजुअली मिडल रेंज थ्योरीज का इस्तेमाल होता है और ये थ्योरीज एम्पिरिकल एविडेंस के साथ क्लोजली रिलेटेड होती है और डायरेक्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। थर्ड हमारे पास है डिफाइंड कंसेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि फ्रेमवर्क में आप अपने रिसर्च के मेजर कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं और उनके इन बिटवीन मतलब उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उनको क्लियरली समझते हैं। एंड देन इंक्लूड ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर वेरिएबल्स, और फिर ये ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएबल्स की ऑपरेशनल डेफिनेशन भी प्रोवाइड करें ताकि रिसर्च में उनका प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन हो। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग द फ्रेमवर्क, कि हम फ्रेमवर्क को किस तरह से डेवलप करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाई थ्योरेटिकल मॉडल्स, यानी इसका मतलब ये है अपने रिसर्च के लिए थ्योरेटिकल मॉडल को आइडेंटिफाई करें जो आपको स्टडी को गाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योर कंपेटिबिलिटी विद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, यानी फ्रेमवर्क का डिज़ाइन आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेटेबल मतलब ममासलत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका फ्रेमवर्क आपके रिसर्च के गोल को इफेक्टिवली सपोर्ट करे। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट परमिशन इफ़ यूजिंग एस्टेब्लिश मॉडल, अगर आप इस्टेब्लिश थ्योरेटिकल मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनसे रिलेटेड परमिशन को डॉक्यूमेंट करना होगा ताकि आपके रिसर्च में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ जो है वो ना हो। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, यानी कि मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की, कि कौन से मेथड्स हम प्रपोजल राइटिंग में जो है वो यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास कौन से प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन डिफ़ाइन करता है कि आप अपने रिसर्च को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे और ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन जो रिसर्च डिज़ाइन है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशनल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव में इसमें आप किसी फिनोमेना या इशू को डिस्क्राइब करते हैं बिना इंटरवेंशन के। कोरिलेशन यानी कि इसमें आपको वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है उसको स्टडी करना होगा। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें आप इंटरवेंशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, यानी कि इसमें हम पॉपुलेशन और सैम्पलिंग को देखते हैं कि डिफाइन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि आप अपने स्टडी के लिए सैम्पल डिफाइन करना होगा कि ये करना होगा। ये भी ज़रूरी है कि आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करें ताकि आपको समझ आए कि कौन से पार्टिसिपेंट को आप अपनी स्टडी में शामिल करेंगे जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएंगे और कौन से पार्टिसिपेंट को आप अपनी स्टडी में शामिल नहीं करेंगे जो कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आएंगे। तो आपको ये मेंशन और डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्ट पावर एनालिसिस फॉर सैम्पल साइज़, यानी कि सैम्पल साइज़ को प्रॉपरली कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि स्टडी की स्टैटिस्टिकल पावर सफिशिएंट हो। पावर एनालिसिस हेल्प करता है कि ये डिटरमिन करने में कितने पार्टिसिपेंट की ज़रूरत है ताकि रिलायबल रिजल्ट जो है वो मिल सके। एंड स्टडी सेटिंग जस्टिफाइड चॉइस बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, यानी कि स्टडी सेटिंग को जस्टिफाई करना ज़रूरी होता है। आपको बताना होगा कि आपने जो सेटिंग चूज़ की है वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल क्यों है। इसमें एक्सेसिबिलिटी या सुटेबिलिटी फैक्टर को इंक्लूड भी करना होगा। नेक्स्ट चल के बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डेटा कलेक्शन प्लान के, डेटा को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई डेटा कलेक्टर्स एंड देयर ट्रेनिंग, यानी डेटा कलेक्ट करने वाले लोगों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। उनको रिसर्च टूल्स के सही तरीका जो है वो सिखाया जाना चाहिए। देन यूज़ रिलायबल एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद डेटा को कलेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंश्योर करता है कि जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। नेक्स्ट है मेथड्स नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग डेटा, के अगर आपको डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करने के मेथड्स को डिफाइन करना होगा ताकि डेटा जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नोइंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी,
ऑफ रिसर्च टूल, यानी ये कि आपको क्यों जानना जो है वो ज़रूरी है कि रिसर्च टूल का रिलायबल और वैलिड होना क्यों ज़रूरी है। सो इट इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट रिलायबल और वैलिड नहीं है तो रिजल्ट इनएक्यूरेट हो सकते हैं, जो आपके स्टडी के आउटकम्स को इफ़ेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस प्लान की, यानी कि डेटा को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, उसके लिए क्या प्लान और क्या टेक्निक जो है वो यूज़ होगी। तो टेक्निक के लाइन विद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको डेटा एनालिसिस के मेथड को अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना होगा। ये आपके डेटा को सही तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करने में मदद देता है। इसमें हमारे पास जो कॉमन मेथड्स है वो है कोरिलेशनल एनालिसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के लिए, जबकि टी टेस्ट और एनोवा हमारे पास ग्रुप कंपैरिजन के लिए है। कोरिलेशन एनालिसिस, अगर आप एसोसिएटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो आप कोरिलेशनल एनालिसिस यूज़ करेंगे, और अगर आप ग्रुप कंपैरिजन कर रहे हैं तो टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट का इस्तेमाल जो है वो होता है। और टी टेस्ट बेसिकली हमारे पास जब दो ग्रुप के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे होते तो टी टेस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे, एंड अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हो तो फिर हम एनोवा टेस्ट का जो है वो यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई अल्फ़ा लेवल, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फ़ा लेवल को डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी होता है, जो आपके स्टेटिस्टिकल टेस्ट के सिग्निफिकेंट को डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट करते हैं बात एथिकल कंसंट्रेशन की, कि इथिकल हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो इसमें क्या है। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट सब्जेक्ट राइट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उनको प्राइवेसी को सेफ रखना और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना जो है इंतहाई ज़रूरी है। मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, यानी कि इथिकल कंसंट्रेशन के अंदर आपको जो रिस्क आते हैं उसको अपने कम से कम करना होगा, यानी कि मिनिमाइज़ करना होगा, और जो बेनिफिट होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, यानी कि मैक्सिमाइज़ करना होगा। ऑब्टेन कंसेंट एंड एडहेयर टू हीपा गाइडलाइंस, यानी कि आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना होगा, और हीपा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पार्टिसिपेंट डेटा को सिक्योरली हैंडल जो है वो करना होगा। सिक्योर IRB अप्रूवल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल IRB का मतलब है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, यानी कि इससे अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिसर्च एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर हो। अब आगे बात करते हैं लिमिटेशन के हवाले से, कि हमारी जो हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं उसकी हमारे पास वीकनेसेस जो है वो क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले है स्टडी डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, द चूजन डिज़ाइन फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव और कॉज एक्सपेरिमेंट में लिमिट द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश कॉजेशन और जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि जो स्टडी डिज़ाइन का नेचर आपके रिसर्च को मतलब कि स्टडी डिज़ाइन का जो नेचर है वो आपके रिसर्च को लिमिट जो है वो कर सकता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कॉजेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग इशू, स्मॉल सैम्पल साइज और नॉन रैंडम सैम्पलिंग कैन रिड्यूस रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी अगर सैम्पल साइज छोटा हो या नॉन रैंडम हो तो स्टडी के रिजल्ट जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा है वो सही से नहीं आ सकता, उसको वो इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट चैलेंजेस, पोटेंशियल लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर डेटा कलेक्शन टूल की रिलायबिलिटी मतलब अगर वो रिलायबल ना हो और वैलिडिटी अगर उसकी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज्ड हो तो मेजरमेंट एक्यूरेसी पर इफेक्ट पड़ता है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो फिर एक्यूरेट और रिलायबल जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इथिकल एंड प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन, यानी इथिकल कंसंट्रेशन में लिमिट इंटरवेंशन इंटेंसिटी और पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। इथिकल और प्रैक्टिकल लिमिटेशन आपके इंटरवेंशन इंटेंसिटी मतलब कि जो आपके उस इंटरवेंशन की शिद्दत है और पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन को वो लिमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन की, कि जब हम इसको इम्प्लीकेट करेंगे तो इसके हमारे पास क्या वो यूज़ होगा। तो सबसे पहले फॉर प्रैक्टिस फाइंडिंग में गाइड नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्रूव पेशेंट आउटकम और इन्फॉर्म क्लिनिकल प्रोसीजर, यानी कि जब हम प्रैक्टिस के लिए हम इसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं जिसमें फाइंडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन को गाइड कर सकती है, पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव कर सकती है और क्लिनिकल प्रोटोकॉल को जो है वो इन्फॉर्म कर सकती है, उसको जो है बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट फॉर पॉलिसी, हम इसको पॉलिसी के लिए भी मतलब इम्प्लीकेट करते हैं। दैट रिजल्ट कोड इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसीज रिसोर्सेज एलोकेशन एंड फंक्शनल डिसीजन, यानी कि जो रिसर्च रिजल्ट हेल्थ पॉलिसीज रिसर्च एलोकेशन और जो हमारे पास फंडिंग डिसीजन होगी उसको ये इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकता है।
नेक्स्ट फॉर द फ्यूचर रिसर्च, यानी कि ये फ्यूचर स्टडीज़ के लिए ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करती है, उसके लिए एक रूट प्रोवाइड करती है और नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करती है, जिस पे हम आगे जाके फ्यूचर में जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जब हम फ्यूचर में उन गैप्स को तलाश कर लेते हैं तो फिर इस पर हम आगे फर्दर स्टडी जो है वो करते हैं। एंड द लास्ट फॉर थ्योरी डेवलपमेंट, सपोर्ट रिफाइनिंग और एक्सपेंडिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग, यानी ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को रिफाइन या एक्सप्लेन करने में मदद करती है, यानी कि जो हमारे पास थ्योरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको ये रिफाइन करती है, मतलब उसको ये मज़ीद अच्छा बनाती है और मज़ीद उसमें से एडिशन करती है, या फिर हमारे पास उस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन और एक्सपेंड जो है वो करती है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा जो आज का लेक्चर था प्रपोजल राइटिंग गाइडलाइंस के हवाले से, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कहीं पे समझ ना आई हो तो काइंडली आपका कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो फ़ौरन और फिल वक्त जो है वो जवाब दे सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ जो है और नए लेक्चर जो है वो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो रिसीव्ड हो, ताकि आप लोग हमारे लेक्चर से अपने एग्जामिनेशन डेज को गोल्डन यानी कि सुनहरी बना सकें। एट द लास्ट आई वुड से दैट के हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें आप लोग अपने आप को ऐड कर ले, अगर कोई ऐड नहीं है, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में होगा। उसमें हम इंशाल्लाह 4 तारीख से PDF में MCQ जो है वो सेंड करेंगे, जो हमने इसी लेक्चर से बनाए हैं, जो लेक्चर हमने मेन रिकॉर्ड किए इसी लेक्चर से हमने MCQs भी बनाए हैं, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी इजाज़त दीजिए अपने इंस्ट्रक्टर हिलालुर रहमान को। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए दिन, नए लेक्चर और नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़।